Good morning, students. So today we are going to start a new chapter. Not a new chapter. We have seen it earlier. लेकिन मैं हमारे ध्यान में आया कि आपको दोबारा से इस चैप्टर के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। अगर आपको याद होगा तो हमने मंथ ऑफ मई में जो आपको रिकॉर्ड सेंड किया था उसमें ये चैप्टर हमने आपको डिटेल में समझाया था। लेकिन अब बहुत समय हो गया है तो एक बार रिवीजन के तौर पे हम इस चैप्टर को दोबारा से शुरू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा है, जाना है इस चैप्टर से पहले कि कैसे यूरोपियंस जो है वो इंडिया पे आए, कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो स्टेट्स थे उन पे कब्ज़ा करना स्टार्ट किया, चाहे वो पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिश हो। हमने ये भी देखा कि अल्टीमेटली इनमें जो है एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स जो थे वो विक्टोरियस बन के निकले वहाँ पे। पोर्तुगीज़ एक बहुत छोटे से इलाके गोवा तक सीमित रह गए, डच लोगों को तो कम्प्लीटली निकाल दिया गया बाहर, और फ्रेंच जो थे उनको साउथ की तरफ धकेल दिया गया। तो साउथ का जो थोड़ा बहुत एरिया था उसमें फ्रेंच कॉलोनीज जो है आपको देखने को मिलती थी। लेकिन जो मेजर एरिया था, नॉर्थ का जो मेजर एरिया था, या वेस्ट की बात कीजिए आप, चाहे ईस्ट की बात कीजिए, तो इन सब मेजर जगहों पे ब्रिटिश लोगों का जो है रूल स्थापित हो चुका था। और इस रूल की स्थापना होने की शुरुआत, इस रूल के इस्टेब्लिशमेंट का जो स्टार्टिंग था वो शुरुआत हुआ 1757 से। 1757 में ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला को हराने के साथ ही बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बंगाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह आप उसको समझ सकते हैं हिस्ट्री में। उस सब समय आप उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने उस समय भारत की राजधानी जो है कोलकाता को बनाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस रहा होगा बंगाल का। इसका इम्पोर्टेंस होने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि कलकत्ता जो था एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट भी था, और जूट प्रोडक्शन जो उस एरिया में होता था, बंगाल एरिया में, वो बहुत इम्पोर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने बात की थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में जो है जूट बहुत काम आता था। तो बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट टेरिटरी थी। 1757 में जब नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, वहाँ से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई भारत में, ऑफिशियल शुरुआत हो गई। 100 साल बीतने तक, 1857 के आते आते तक ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट सारी कंट्री पे जो है अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। इंग्लैंड से वो अपने गवर्नर्स को लगातार भेज रहे थे एक के बाद एक भारत का शासन चलाने के लिए। जब ये 1857 की क्रांति हुई, उससे ठीक पहले भारत में जो गवर्नर जनरल आए उनका नाम था डलहौजी। मैं उनका नाम क्या गया लॉर्ड नहीं लगा रहा हूँ, लॉर्ड हालांकि लगाया जाता है, लेकिन डलहौजी उनका नाम था। तो डलहौजी का रोल भी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्यों हुई। देखिए हमको अगर समझना है इस चीज़ को तो ऐसे समझना होगा कि कोई भी बड़ी क्रांति जो होती है, कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन जो होता है, झटके से नहीं होता। उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर होता है, उसके लिए बारूद तैयार होता है। तो बारूद जो है या ग्राउंड प्रिपरेशन जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा था। कैसे? इसमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव फैक्टर्स को देखना शुरू करते हैं। पॉजिटिव फैक्टर मीन्स कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों के लिए अच्छा था रिवॉल्ट करने से अंग्रेज़ शायद उन चीज़ों को करना रोक सकते थे। पहली चीज़ थी उसमें से ये कि अंग्रेज़ जो थे वो लगातार भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, तो उनको ये क्या करते थे, ये एक पे प्रेशर डालते थे या एक को सपोर्ट करने के बहाने दूसरे को हराते थे उसके साथ मेल जोल करके। और जब दूसरा हार जाता था, वो सरेंडर हो जाता था, तो जिसका वो साथ दे रहे थे अब उसका नंबर आना शुरू होता था। इन्होंने बहुत से लॉज बना दिए थे ऐसे जिसके कारण जो है भारत के लोग काफ़ी परेशान थे, बहुत परेशान थे। इंडिया के जो लोग थे उस समय के जो लोग थे
वो अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए थे और इस कारण से थोड़े से अंधविश्वास भी यहाँ के लोगों में था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उस कल्चर से खिलवाड़ करना शुरू किया। चाहे आप बस्तर की अगर आप बात करते हैं तो हम देखते हैं जो भूमकाल रिवॉल्ट जो हुआ था ज़मीन को लेके, या फिर जंगलों को लेके जो लॉज बनाए गए थे। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लोकल लोगों के कल्चर, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ जो हुआ वो उनसे सहन नहीं हुआ। दूसरी बात, अंग्रेज़ जो नई नई चीज़ें भारत लेके आ रहे थे वो यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आ रही थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे नुकसान के लिए ही है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 2 चीज़ों का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, रेलवे ट्रैक और टेलीग्राफ पोल। तो एक मिथ सा फैल गया था, एक र्यूमर सा फैल गया था कि रेलवे ट्रैक जो बिछाए जा रहे हैं वो शायद लोगों को पनिश करने के लिए होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे या आएंगे, उनको उस ट्रैक पे लेटा के बांध के और उनके ऊपर से ट्रेन चला दी जाएगी। दूसरा ये कि जो पोल लगाए जा रहे थे उस पोल को इस तरीके से लोग समझ रहे थे कि ये जो है फांसी लोगों को टांगने के लिए जो है ये पोल लगाए जा रहे हैं। और इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया था। तीसरी बात ये थी, सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि लॉर्ड डालहौजी वाकई में अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी के लिए बहुत बदनाम हुए। एनेक्सेशन पॉलिसी में उनके तकरीबन 6-7 पॉइंट थे। सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट उसमें 2-3 था। पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई राज्य ठीक से गवर्न नहीं हो रहा है, और ठीक से गवर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला करेंगे ब्रिटिशर्स। तो अगर कोई राज्य ठीक से गवर्न नहीं हो रहा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सीधे हथिया सकती है। अगर किसी राज्य का कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, हायर नहीं है, तो उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हथिया लेगी। इसके चलते कहीं ना कहीं एक एक करके सारे राज्य ब्रिटिशर्स की झोली में आके गिरने लगे और भारत के जो छोटे छोटे राजा थे उनको लगने लगा डर। उनको ये बात अब जाके समझ में आई कि अगर हम यूनाइट होके इनके खिलाफ़ नहीं लड़ेंगे, अगर हम एक होके इनके खिलाफ़ फाइट नहीं करेंगे तो एक एक करके हमारा पूरा राज्य जो है इनकी झोली में चला जाएगा और हम भिखारी हो जाएंगे। और ये बात तब के मुग़ल रूलर बहादुर शाह ज़फ़र को भी समझ में आ गई, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो बहुत एजेड हो चुके थे और उनके हाथ में जो है ज़्यादा पावर्स भी नहीं थी। अंग्रेज़ों ने उनको पपेट बना के रख लिया था और अब उनमें उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो राज्य को ठीक से चला सकें। नहीं उनके हाथ में इतनी पावर थी। अंग्रेज़ों ने सिर्फ उन्हें पपेट किंग जो है वो बना के छोड़ दिया था। बाकी जो भी काम करना होता था अंग्रेज़ खुद करते थे, ये खुद किया करते थे। तो वो भी बहादुर शाह भी इससे परेशान हो चुके थे, उनको अपनी डायनेस्टी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो फाइनली हुआ ये कि नॉर्थ इंडिया के, मैं पूरा इंडिया तो नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा इंडिया इसमें एक साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था। जब हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि पंजाब के राजा ने भी इसमें पार्ट नहीं लिया था। तो नॉर्थ इंडिया के बहुत से राजाओं ने इसमें पार्ट लिया और बहादुर शाह को अपना फादर फिगर बनाया और उनकी अध्यक्षता में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, कॉजेज़ क्या थे, क्या रिज़ल्ट आया, इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। उम्मीद है ये समझ में आएगा आपको और जहाँ डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो आप इसका जो पुराना वीडियो है जो हमने अपलोड किया था आप उसको भी देखिए। ये रिवीजन का था, ये हम उसको दोबारा देख रहे हैं और जो नोट्स आपको दिए गए हैं या जो नहीं भी दिए गए हैं वीडियोस को देख के आपको जो समझ में भी आया है आप उसको लिखिए, आप उसको लिख सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पर्सनल नंबर पे जो है इसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।